नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने बीएससी, बीकॉम, बीए के प्रथम वर्ष में व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नवीन शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है, जिसको लेकर अभी काफ़ी लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 यूनिट को शामिल किया गया है। इसमें जो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक जो परीक्षा ली जाएगी वो 100 अंक की होगी। उसको ऐसा किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उसमें होंगे। उसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो भी 100 अंक का होगा, जिसमें इंटरनल के पास 50 मार्क्स होंगे और एक्सटर्नल के पास भी 50 मार्क्स होंगे। वो 30 घंटे का हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है। उसका हमें प्रोजेक्ट भी बनाना है। प्रोजेक्ट हमें, क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित है, तो किसी ऐसे व्यक्ति का लिया जाए जो सफल व्यक्तित्व हो, उसके ऊपर हम रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट में हमें जो स्वॉट एनालिसिस है या समय प्रबंधन है, इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। ये मेरा द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये व्यक्तित्व विकास के संबंध में है कि व्यक्तित्व विकास आखिर है क्या। तो व्यक्तित्व से आशय, प्रत्येक व्यक्ति में अनेक गुण होते हैं। कुछ विशेष गुण या विशेषताएं भी होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन गुणों और विशेषताओं कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें गुण भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो सबसे अलग होगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पर्सनालिटी से संबंधित है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी है। यह लैटिन भाषा के शब्द परसोना से उत्पन्न हुआ है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व व्यक्तित्व के लिए इसी परसोना शब्द का उपयोग किया गया। इसका अर्थ है मखौटा, नाकाब, मास्क अथवा वेशभूषा, जिसे नाटक करते हुए प्रस्तुत करते थे, समय पहनते थे। रोमन काल में विशेष गुणयुक्त पात्र को ही पर्सोना कहा जाने लगा। इस दूसरे अर्थ को ही आधुनिक मनोविज्ञान में पर्सनालिटी के रूप में लिया जाने लगा। हम इसी में आगे देखते हैं। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर परिभाषित किया गया था। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला और आकर्षक होता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता है, तथा जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता है, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता। यानी कि पहले ज़माने में ये था कि जिसका दिखावा अधिक अच्छा होता था उसको अच्छा व्यक्ति माना जाता था, और जो सामान्य होता था उसको हम साधारण व्यक्ति के रूप में जाना जाते हैं। पर अब आधुनिक रूप में ये परिभाषाएं सब बदल सी गई हैं। यदि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अधिक और शीघ्रता से प्रभावित करता है, तो उसके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली और अच्छा समझा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को जल्दी से प्रभावित कर लिया, उसमें ऐसे गुण हैं, तो उसको हम प्रभावी व्यक्ति मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं। वास्तव में आम जनता की भाषा में व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि जनप्रिय गुणों की अभिव्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति उदार होता है, आकर्षक दिखता है, दूसरों लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, अपने भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर लेता है, सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों की अभिव्यक्त करता है, शिष्ट व्यवहार करता है, सच्चा एवं निष्कपट माना गया है, तो दूसरों के द्वारा सद्भाव दिखाता है दूसरों के प्रति। ऐसे व्यक्ति को उत्तम व्यक्तित्व वाला समझा जाता है। यह लोकप्रिय परिभाषा है। इसे आलपोर्ट ने 1937 में जैव सामाजिक परिभाषा की संज्ञा दी थी। यानी कि जो व्यक्ति अधिक जल्दी घुलनशील है, दूसरों को प्रभावित कर लेता है, उसका व्यक्तित्व हम अधिक प्रभावी मानते हैं। व्यक्तित्व का विकास, जो कि इसका टॉपिक ही है, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास का अर्थ और स्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व विकास का संप्रत्यय कंसेप्ट आज भी इस दिशा में कार्यरत है।
मनोवैज्ञानिकों के लिए उलझा हुआ विषय है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया सरल न होकर बहुत जटिल है। हम किसी के व्यक्तित्व को कैसे बदल सकते हैं? बहुत आसानी से नहीं बदला जाता, उसकी कई प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, कुछ सरल भी होती है, तो उसको हम आगे देखते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया सरल न होकर जटिल प्रक्रिया है। व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि मनोविज्ञान में विकास किसे कहते हैं। विकास से तात्पर्य समय बिताने के साथ व्यक्तित्व परिपक्व तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्षमता आदि में होने वाली वृद्धि या ग्रोथ से है। यानी कि वो अपने आप को पर्यावरण के में ढाल लेता है और अब वो इतना अच्छा उसका व्यक्तित्व हो जाता है कि दूसरों लोगों को वो बहुत आसानी से प्रभावित कर लेता है। तो उसके व्यक्तित्व को हम पर्यावरण और उसको परिपक्व व्यक्ति कह सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिणाम से है, यानी कि आज जो वो कर रहा है आगे जाके वो और अच्छा करने लग जाता है। इसका अर्थ केवल शारीरिक अभिवृद्धि जैसे वजन या लंबाई बढ़ना मात्र से नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक क्रियाओं तथा संरचनाओं का समावेश होता है। विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि वो उसका अगर वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, वो तो है ही, पर उसके मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, साथ में वो ज़्यादा अनुभवी होते जा रहा है और अच्छे से कार्य कर रहा है, तो उसके हम व्यक्तित्व विकास कहेंगे। व्यक्तित्व विकास का अर्थ, व्यक्तित्व विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के विकास। यह विकास उत्तरोत्तर क्रम में आयु बढ़ने के साथ चलता रहता है। व्यक्तित्व विकास के संबंध में जो साहित्य व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व प्रतिमान, पर्सनालिटी पैटर्न के विकास से है। यानी कि उसमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार से उसका विकास हो रहा है और वो आयु के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। व्यक्तित्व प्रतिमान दो मुख्य भागों या घटकों से मिलकर बना हुआ है। प्रथम घटक व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग, कोर ऑफ पर्सनालिटी, जिसे आत्म संप्रत्यय या सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। व्यक्तित्व प्रतिमान का दूसरा भाग, जिसे शील गुण कहते हैं। ये सभी शील गुण व्यक्तित्व के केंद्रीय भाग से संबंधित होते हैं। इसका एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मैं आपको उदाहरण समझा सकता हूँ कि व्यक्तिगत प्रतिमान एक साइकिल के पहिए की तरह से है। पहिए का केंद्र बिंदु उसका हब, जिसे व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग कहेंगे। पहिए की तीलियां जो हब या केंद्र से जुड़ी हुई है, वह शील गुण कहलाती है। व्यक्तित्व प्रतिमान का यह दूसरा प्रतिमानशील गुण पहले घटक आत्म प्रत्यय से महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होता है। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य इन दोनों घटकों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट चेंजेस से होता है। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति का विकास को समझने के लिए व्यक्तित्व प्रतिमान के दोनों घटकों को समझना जाना आवश्यक होता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं की अगर यहाँ बात करें व्यक्तित्व विकास की, तो रोजर करके एक अर्थ मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने इसमें सेल्फ या आत्म संप्रत्यय को पर्यायवाची पद मानकर इसका उपयोग किया है। अनेक वैज्ञानिकों ने आत्म मन पद को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जेसन बर्ग द्वारा 1980 के में उन्हें एक मनोवैज्ञानिक परिभाषा दी थी कि हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं तथा हम क्या होना चाहते हैं कि एक समग्र तस्वीर ही आत्ममन है। उसमें एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, जो है एलोटेला या कोल्होन के द्वारा 1978 में दी गई है। आपका आत्म संप्रत्यय आपका मानसिक प्रारूप है। इसमें आपका अपने बारे में ज्ञान, आपकी प्रत्याशाएं एवं ज्ञान सम्मिलित होती है। अब आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ जिसमें ये दिख रहा है कि पीपल वांट सी योर स्ट्रगल,
यानी कि लोग आपके स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं, कि वो केवल देख रहे हैं कि आप सक्सेस हो गए। आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के हाथ में कप है, लोग नीचे से बोल रहे हैं दिस इज़ टू इजी, अरे इसने तो जो ये सफलता प्राप्त की है बहुत आसानी से कर ली। पर आप देख रहे हैं कि उसके पाँव से खून बह रहा है, और वो जिस रास्ते से चलते हुए आया है वहाँ पर बहुत कटीले झाड़ियाँ और कांटे हैं, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो गए हैं। लोग उसके सक्सेस को देख रहे हैं, पर उसके स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं कि वो इस सफलता तक कैसे पहुँचा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आगे, सफलता के लिए लक्ष्य का निर्धारण। अगर हमने सफलता के लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो हम सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि बिना लक्ष्य से हमारा भटकाव हो जाए और हम आगे जाके असफल हो जाएं। इसलिए कहा जाता है कि सफलता के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। ये भी कहा जाता है कि सफलता की प्रथम सीढ़ी ही लक्ष्य का निर्धारण है। हम लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे तो हम एक अच्छे सफल व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अच्छे व्यक्तित्व का अर्थ न केवल अच्छा व्यक्ति बनना है, किंतु साथ ही साथ अपने उद्देश्यों में सफलता भी प्राप्त करना है। कि हम जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर हम चले थे, क्या वो उद्देश्यों की हमारी प्राप्ति हो गई, हम सफल हो गए, वो भी हमें देखना आवश्यक होता है। सफल व्यक्तित्व के विकास के लिए सही लक्ष्य का निर्माण, उसकी प्राप्ति आवश्यक है। हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, पर उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें सही अप्रोच की भी आवश्यकता पड़ती है। अतः इस सफल व्यक्तित्व के लक्ष्य निर्माण और प्राप्ति के बिंदु मैंने यहाँ पर कुछ 7 बिंदु दिए हुए हैं। कि पहले तो सबसे पहले हमको लक्ष्य का निर्माण करना पड़ता है कि हम आखिरकार करना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर वो ही निर्धारित नहीं होगा तो हमें सफलता हो सकता है कि न मिले, और अगर मिले भी तो काफ़ी समय के बाद मिले। लक्ष्य न बना पाने के कारण कई बार क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य ही नहीं बना पाते हैं, और बिना लक्ष्य के बनाए ही हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो भी वो भटकाव कहीं ना कहीं आ जाता है। सफल व्यक्तित्व का तात्पर्य हम आगे चल के देखेंगे। सफल व्यक्तित्व के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है। लक्ष्य के प्रकार, हमारे लक्ष्य किस किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है ना। शॉर्ट लक्ष्य वो देखना पड़ेगा आगे जाकर हमें कि लक्ष्य के प्रकार क्या हमें भूख अभी लगी है तो हमारा लक्ष्य होगा कि हमें अभी जल्दी से भोजन प्राप्त हो जाए, तो हमारी जो भूख है वो शांत हो जाए। पर हमारा लक्ष्य है लॉन्ग टर्म, कि नहीं, मेरे को आने वाले समय में एक सफल व्यक्ति के रूप में बनना है और मुझे काफ़ी धन दौलत कमानी, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो लक्ष्य के प्रकार हो सकते हैं। और लक्ष्य बनाने और प्राप्त करने का भी एक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, उसे भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अवचेतन मन, आदत बन जाना, यानी कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि फिर उसको हमें करने के लिए कहीं देखना नहीं पड़ता। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे पाँव एक्सीलरेट कर रहे हैं, हमारे हाथ हैंडल घुमा रहे हैं, एक हाथ गियर लगा रहा है और गाड़ी चल रही है। ये हमारी आदत बन जाती है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो प्रैक्टिस करते हम उसमें निपुण हो जाते, तो उसे अवचेतन मन से संपर्क की प्रक्रिया भी कहा जाता है, कि वो कार्य अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला एक मैंने पॉइंट लिया है, सूक्ष्म चेतना द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में योगदान। हमें भैया लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो हमारा जो सूक्ष्म चेतन मन भी है उसमें वो लगा हुआ है, तो ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें मैंने एक आगे कोटेशन दिया है कि अर्जुन की दृष्टि, महाभारत काल में अर्जुन जो थे, अर्जुन की दृष्टि लक्ष्य पर लगी हुई थी, वह सफल हो गए। यानी कि वो मछली की आँख की तरफ केंद्रित होकर ही उन्होंने वो तीर छोड़ा था, तो वो मछली की आँख में जाकर वो तीर लगा और वो वहाँ पर सफल हो गए। अन्य सभी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, लक्ष्य निर्धारित नहीं था। लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो लक्ष्य का निर्माण करता है, उसको प्राप्त करने में पूरी शक्ति को वही केंद्रित कर देता है। लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मार्ग मिल जाता है और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आ जाती है। विपरीत परिस्थिति व्यक्ति को और मजबूत बना देती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व विकास के लिए 3 मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना
आवश्यक है हमें यहाँ पर। लक्ष्य निर्माण, अपनी अनेक इच्छाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं को पहचान कर उनमें से एक का चयन करना एवं उससे संकल्पित होना। लक्ष्य का निर्माण करा हमने, अनेक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको हमने पहचानी, उसमें से किसी एक का हमने चयन किया और उस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया। क्षमताओं की पहचान, हम अपनी क्षमताओं की पहचान करें, उसका विकास करें, नियोजन करें, अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करना और उनका लक्ष्य प्राप्ति में उपयोग करना है। यानी कि हमारी जो क्षमता है उसको हम पहचानेंगे और उस पर ही कार्य करेंगे तो ही हमको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमें, हमारे पास वो क्षमता ही नहीं है और हम वो काम करने जा रहे हैं तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। फिर हमने तीसरा पॉइंट इसी में लिया, योगदान। किसी भी क्षेत्र में, जैसे आध्यात्मिक, पारिवारिक या सामाजिक, राष्ट्रीय आदि क्षेत्रों में अपना योगदान देना। हम भैया हमारा लक्ष्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं, पर इन क्षेत्रों को भी ध्यान रखकर हम अपना कार्य करें। अब जैसे कि मैंने बोला, लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बस या ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहेगा, एसी बस या ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहेगा जिसकी मंजिल का पता नहीं हो। हम खड़े हैं, कोई बस आई, हम उस पर बैठ गए और चल दी बस, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है, अगर उसको जहाँ मंजिल का उसको पता होगा तो ही वो उस बस में चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। किंतु आज अधिकतर व्यक्ति बिना मंजिल की जीवन यात्रा कर रहे हैं। जीवन जोकरों का खेल नहीं है जिसे मनुष्य मौन होकर भाग्य भरोसे कुछ होते हुए देखता रहे। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ और उद्देश्य की खोज आवश्यक है। जब तक हमारा उद्देश्य नहीं होगा हमें सफलता मिलना संभव नहीं है। जीवन में उद्देश्य की खोज ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत कम व्यक्ति जीवन में उद्देश्य की खोज कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य को जितना अधिक खोज ले उतना ही अच्छा है। यानी कि वो जितनी जल्दी उसको खोज कर लेगा कि भैया मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे लक्ष्य क्या निर्धारित करना है, वो जितनी जल्दी कर लेगा, नहीं तो वो फिर अपने जीवन में काफ़ी लेट हो सकता है। लक्ष्य विहीनता के कारण, लक्ष्य न बना पाने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। हमने लक्ष्य नहीं बनाया, हमारे पास लक्ष्य नहीं, हम कहाँ चल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो ये भी, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, निराशावादी रहता। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिया, निराशावादी रहता है। इस दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति संभावनाओं को न देखकर केवल बाधाओं को ही देखता है। उसने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया, लक्ष्य विहीन है, तो उसके मन में क्या, निराशावादी आना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी समय हो जाएगा और वो सफल नहीं होता है, तो उसके मन में निराशा आती जाएगी। वो कार्य जो भी करना जाएगा उसमें बाधाएं आती जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी निर्धारित नहीं है, लक्ष्य भी निर्धारित नहीं है। दूसरा एक भय ये हो जाता है व्यक्तियों को, असफलता का भय। अनेक व्यक्ति असफलता के भय से ग्रसित होते हैं। वे सोचते हैं कि यदि कोई निर्णय लूँगा पूरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, यदि निर्णय लूँगा ही नहीं तो असफल भी नहीं होगा। वास्तव में यह असफलता का ही दृष्टिकोण है। यानी कि वो असफलता के भय से लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं करता है, उस पर चलना ही नहीं शुरू करता है और लोगों से डरता है कि अगर मैं कुछ करने गया और मैं असफल हो गया तो मेरी लोगों के में मेरी जो प्रतिष्ठा है उसमें धूमिल हो जाएगी। इच्छा शक्ति की कमी, कुछ व्यक्तियों में इच्छा शक्ति ही नहीं होती है, धूमिल सी रहती है। किंतु कोई भी इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती कि उसका वह चयन करके दिशा को निर्धारित कर सके, अतः वह निर्णय लेने व लक्ष्य निर्धारण में सफल नहीं हो पाता है। उसमें इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं कार्य कर लूँगा, वो चयन ही नहीं कर पाता है, तो कैसे लक्ष्य का निर्धारण करेगा। तो लोगों में इच्छा शक्ति की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी, वो ये सोच ही नहीं पाता है, अपने पर भरोसा ही नहीं कर पाता है, मनोबल की कमी होती है उसमें। तो वो अपने कार्य में न तो सामर्थ्य होता है, योग्यता के प्रति सही दृष्टिकोण भी नहीं रख पाता है, अपनी क्षमता से अनजान परिस्थितियों के प्रवाह में बहाव के अनुरूप बहता चला जाता है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। उसमें अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वो
निर्णय भी नहीं ले पाएगा, डरेगा और कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लक्ष्य का महत्व न समझना। लोग बोलते हैं कि क्या करना है लक्ष्य निर्धारित करके, हम तो सब काम ऐसे ही कर लेंगे। पर जब तक लक्ष्य ही नहीं निर्धारित होगा तो हम सफल कैसे होंगे। व्यक्ति को लक्ष्य निर्माण का बोध न होने से उसके प्रति उत्साह नहीं रहता। वर्तमान शिक्षा पद्धति द्वारा या परिवार में कभी लक्ष्य निर्माण के महत्व को समझाया ही नहीं जाता। परिणाम यह है कि अधिकांश व्यक्ति इसके महत्व को जान ही नहीं पाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है लक्ष्य का निर्धारण। हम लक्ष्य का निर्धारण ही नहीं करेंगे तो हम कुछ अचीव कर ही नहीं पाएंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। अज्ञान। अधिकांश व्यक्तियों को लक्ष्य निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं होता, अतः वे लक्ष्य बनाने का साहस ही नहीं कर पाते हैं कि हमने लक्ष्य बना लिया और हम उसमें सफल ही नहीं हो पाए, तो डरते हैं, इसलिए वो लक्ष्यों का निर्माण भी नहीं करते हैं। और लक्ष्य का निर्माण ही नहीं करा तो लक्ष्य विहीनता के कारणों को दूर कर लक्ष्य मुखार देश व्यक्ति प्रेरित किया जा सकता है। हमारा तो यही काम है कि व्यक्तित्व विकास करना है हमें व्यक्तियों का। अगर किसी ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, लक्ष्य विहीनता है उसमें, तो हम उसको बोलेंगे भैया पहले अपने लक्ष्यों का निर्माण करें। उस दिशा में व्यक्ति को प्रेरित करेंगे हम कि व्यक्ति अपने चेतन मन की तर्क शक्ति का उपयोग कर अपने लक्ष्य का निर्माण कर आगे बढ़ता जाए। एक बार लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद समर्पण व पूर्ण विश्वास से जुड़ जाने पर वह सशक्त आंतरिक प्रेरणा के रूप में व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता रहता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसको यानी कि अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि मेरे चारों तरफ क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। उसको अपने आत्मबल के द्वारा ये कार्य करता चाहिए। तो प्रथम भाग में मेरे द्वारा व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य निर्धारण और व्यक्तित्व विकास क्या है इसके ऊपर आपको मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगले भाग में फिर से हम आपके बीच आएंगे। धन्यवाद।